शीर्षक भानगढ़ की वो आखिरी रात। एक प्रस्तावना। एक अनचाहा सफर। कहानी की शुरुआत तीन दोस्तों आर्यन, समीर और मीरा से होती है। आर्यन एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर है, समीर एक मजाकिया फोटोग्राफर और मीरा एक इतिहासकार। वे राजस्थान के सबसे डरावने किले भानगढ़ की सच्चाई जानने के लिए वहां पहुंचते हैं। सरकार के सख्त आदेश हैं कि सूरज ढलने के बाद कोई अंदर नहीं रहेगा, लेकिन आर्यन ने एक गुप्त रास्ता ढूंढ लिया है। 2 किले का सन्नाटा। जैसे ही सूरज क्षितिज के नीचे डूबता है, किले की हवा भारी होने लगती है। समीर अपने कैमरे से तस्वीरें ले रहा है, लेकिन अचानक उसके कैमरे की स्क्रीन पर ग्लिच आने लगते हैं। मीरा को पुरानी दीवारों से सिसकियों की आवाजें सुनाई देती हैं। यहाँ की मिट्टी में आज भी रानी रत्नावती और उस तांत्रिक सिंधु सेवड़ा की दुश्मनी की गंध आती है। मीरा फुसफुसाती है। 3 तांत्रिक का श्राप और रहस्यमयी साया। वे किले के मुख्य दरबार में पहुंचते हैं। आर्यन अपना ईएमएफ मीटर निकालता है, जिसकी सुइयां पागलों की तरह नाचने लगती हैं। अचानक उन्हें एक काली परछाई मीनार के पास से गुजरती हुई दिखती है। घटना 1। मीरा को महसूस होता है कि कोई उसके कान के पास ठंडी सांस ले रहा है। घटना 2। समीर को एक पुरानी नर्तकी के घुंघरू सुनाई देते हैं, जो धीरे धीरे पास आ रहे हैं। 4 पुरानी बावड़ी का खौफ। भागते हुए वे एक पुरानी बावड़ी के पास पहुंचते हैं। वहां का पानी काला है और उसमें से मरी हुई मछलियों जैसी बदबू आ रही है। आर्यन पानी में देखता है तो उसे अपना चेहरा नहीं, बल्कि उस तांत्रिक का चेहरा दिखाई देता है, जिसके हाथ में एक इत्र की शीशी है। तांत्रिक की आंखें खून की तरह लाल हैं। 5 समय का चक्र, द टाइम लूप। जैसे ही रात के 12 बजते हैं, किला अचानक बदलने लगता है। खंडहर दीवारें नई हो जाती हैं, मशालें खुद ब खुद जल उठती हैं। उन्हें एहसास होता है कि वे वर्तमान में नहीं, बल्कि 17वीं सदी के उस भयानक श्राप वाले पल में पहुंच गए हैं, जब पत्थर के लुढ़कने से तांत्रिक की मौत हुई थी। 6 खौफनाक अंत। तांत्रिक की आत्मा समीर को पकड़ लेती है। आर्यन और मीरा उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तांत्रिक की चीख पूरे किले में गूंजती है। कोई भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाएगा। अंत में जब सुबह की पहली किरण फूटती है, पुरातत्व विभाग के गार्ड्स को किले के मुख्य द्वार पर केवल आर्यन का कैमरा मिलता है। कैमरे की आखिरी वीडियो रिकॉर्डिंग में तीनों दोस्त हवा में गायब होते हुए दिख रहे हैं और पीछे से एक डरावनी हंसी सुनाई दे रही है। इस कहानी भानगढ़ की वो आखिरी रात, भाग 2 विस्तार। 7 अंधेरे गलियारों का जाल। जैसे ही समीर, आर्यन और मीरा ने किले के भीतर कदम रखा, मुख्य द्वार भारी आवाज के साथ खुद ब खुद बंद हो गया। बाहर खड़ी उनकी गाड़ी और दुनिया अब एक धुंधलके का हिस्सा लग रही थी। आर्यन ने अपनी टॉर्च जलाई, लेकिन रोशनी जैसे अंधेरे को चीरने में नाकाम थी। समीर, कैमरा चालू रखो, आर्यन ने धीमी आवाज में कहा। समीर के हाथ कांप रहे थे। उसने व्यू फाइंडर में देखा तो उसकी चीख निकल गई। कैमरे की स्क्रीन पर उसे खंडहर नहीं, बल्कि सजे धजे महल दिख रहे थे। वहां दासियां घूम रही थीं, लेकिन उन सबके सिर कटे हुए थे। 8 रानी रत्नावती का कक्ष और इत्र की महक। मीरा, जो इतिहास की जानकार थी, उन्हें उस कमरे की ओर ले गई जिसे रानी रत्नावती का शयन कक्ष कहा जाता था। वहां अचानक हवा में एक बहुत ही तेज और मीठी केवड़े के इत्र की खुशबू फैल गई। लोक कथाओं के अनुसार तांत्रिक सिंधु सेवड़ा ने इसी इत्र के जरिए रानी को वश में करना चाहा था। अचानक कमरे के कोने से एक औरत के रोने की आवाज आई। वो आवाज इतनी दर्दनाक थी कि मीरा के कान से खून बहने लगा। जब उन्होंने टॉर्च मारी तो वहां कोई नहीं था, बस फर्श पर एक पुरानी कांच की शीशी पड़ी थी, जो ताजी टूटी हुई लग रही थी। 9 तांत्रिक का यंत्र और माया जाल। वे भागकर नीचे की तरफ आए, जहां सैनिकों के रहने की जगह थी। वहां फर्श पर खून से एक विशाल यंत्र बना हुआ था। आर्यन ने अपना रिकॉर्डर ऑन किया। ईवीपी रिकॉर्डिंग में सुनाई दी आवाज, ग्रेटर देन वो आ रहा है, उसे भूख है, उसे रूहें चाहिए। तभी फर्श की मिट्टी ऊपर उठने लगी और एक इंसानी शक्ल अख्तियार करने लगी। ये सिंधु सेवड़ा की आत्मा थी। उसकी देह काली राख से बनी थी और उसकी आंखों की जगह जलते हुए अंगारे थे। उसने समीर की तरफ हाथ बढ़ाया और देखते ही देखते समीर की परछाई जमीन से अलग होकर तांत्रिक के पैरों में जा गिरी। समीर बेदम होकर गिर पड़ा, उसकी परछाई छीनी जा चुकी थी। 10 खौफनाक आधी रात, द मिडनाइट रिचुअल। रात के 3 बजे, जिसे शैतानी पहर कहा जाता है, पूरा किला कांपने लगा। पत्थरों के आपस में रगड़ने की आवाजें आने लगी। आर्यन और मीरा ने समीर को उठाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर पत्थर जैसा ठंडा पड़ चुका था। अचानक उन्हें एहसास हुआ कि वे अकेले नहीं हैं। सैकड़ों अदृश्य लोग उनके चारों तरफ दौड़ रहे थे।
युद्ध की आवाजें, तलवारों के टकराने की गूंज और मरते हुए सैनिकों की चीखें हवा में तैर रही थीं। भानगढ़ का इतिहास खुद को दोहरा रहा था। 11 मौत से सामना। मीरा ने चिल्लाकर कहा, हमें इस यंत्र को तोड़ना होगा। यह तांत्रिक की शक्ति का स्रोत है। जैसे ही आर्यन ने उस खून से बने चक्र पर पत्थर मारा, पूरा किला एक भयानक गर्जना के साथ हिल उठा। तांत्रिक की आत्मा ने एक विकराल रूप ले लिया और पूरे बरामदे को धुएं से भर दिया। आर्यन को महसूस हुआ कि कोई अदृश्य हाथ उसका गला घोंट रहा है। तभी उसे याद आया कि तांत्रिक की मौत एक बड़े पत्थर के नीचे दबने से हुई थी। उसने अपनी जेब से एक पवित्र धातु का पेंडेंट निकाला और उसे उस स्थान पर गाड़ दिया जहां तांत्रिक की राख का ढेर था। भानगढ़ की वो आखिरी रात, भाग 3, अंधेरे का साम्राज्य। 12 समीर का भयानक बदलाव। आर्यन और मीरा ने जैसे ही समीर को उठाने की कोशिश की, समीर का शरीर अचानक धनुष की तरह पीछे की ओर मुड़ गया। उसकी हड्डियों के चटकने की आवाजें, क्रैकिंग साउंड्स पूरे बरामदे में गूंजी। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वे पूरी तरह सफेद थीं, उनमें पुतलियां गायब थीं। समीर, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? मीरा चिल्लाई। समीर के मुंह से उसकी अपनी आवाज नहीं, बल्कि एक भारी, प्राचीन और डरावनी आवाज निकली। वो प्यासा है, सदियों की प्यास। समीर का हाथ अचानक बिजली की गति से बढ़ा और उसने आर्यन की गर्दन दबोच ली। आर्यन ने देखा कि समीर के नाखून काले और नुकीले हो गए थे। यह अब समीर नहीं था, बल्कि तांत्रिक सिंधु सेवड़ा ने उसके शरीर को एक पात्र वेसल की तरह इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। 13 खंडहरों का जीवित होना। अचानक किले की दीवारों से काला खून रिसने लगा। जिन पत्थरों को आर्यन ने निर्जीव समझा था, वे धड़कने लगे। मीरा ने महसूस किया कि जमीन के नीचे से हजारों हाथ निकलने की कोशिश कर रहे हैं। भानगढ़ का वो पूरा बाजार, जो अब खंडहर है, अपनी पुरानी शक्ल में लौटने लगा, लेकिन एक विभत्स तरीके से। दुकानों पर कंकाल बैठे थे, जो अदृश्य ग्राहकों को सड़ा हुआ मांस बेच रहे थे। आर्यन और मीरा अपनी जान बचाने के लिए उस ओर भागे जिसे नर्तकी की हवेली कहा जाता था। 14 नर्तकी का श्राप और प्राचीन रहस्य। नर्तकी की हवेली के भीतर का नजारा और भी खौफनाक था। वहां की हवा में मरे हुए चूहों की गंध थी। अचानक घुंघरू की आवाज तेज हुई। एक साया दीवार से बाहर निकला। वो रत्नावती की दासी थी, जिसकी जीभ कटी हुई थी। उसने इशारों में मीरा को बताया कि तांत्रिक को हराने का एकमात्र तरीका उसकी अस्थि कलश को ढूंढना है, जो किले की सबसे गहरी नींव में छिपा है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए उन्हें मौत की खाई को पार करना होगा। 15 पाताल लोक का द्वार, काल कोठरी। आर्यन और मीरा ने समीर, जो अब एक शैतानी साया बन चुका था, से बचते हुए नीचे की काल कोठरियों का रुख किया। वहां की सीढ़ियां चिपचिपी थीं। जैसे जैसे वे नीचे जा रहे थे, तापमान गिरता जा रहा था। वहां दीवारों पर जंजीरों से जकड़े हुए कंकाल लटके थे, जिनके मुंह आज भी दर्द से खुले हुए थे। वहां उन्हें एक प्राचीन संस्कृत शिलालेख मिला। मीरा ने उसे पढ़ना शुरू किया। जो कोई भी इस द्वार को पार करेगा, उसे अपनी सबसे प्रिय वस्तु का बलिदान देना होगा। 16 रोंगटे खड़े कर देने वाला सामना। तभी अंधेरे से एक विशाल आकृति उभरी। ये कोई भूत नहीं, बल्कि तांत्रिक द्वारा बनाया गया एक रक्षक था, जो इंसान और जानवर का एक विभत्स मेल था। उसकी ऊंचाई 8 फीट थी और उसकी खाल चमगादड़ जैसी थी। आर्यन ने अपनी पैरानॉर्मल किट से सॉल्ट गन निकाली, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ। मीरा ने तब महसूस किया कि यहाँ विज्ञान नहीं, केवल विश्वास और प्राचीन विद्या काम आएगी। उसने अपने गले से वो रुद्राक्ष निकाला जो उसकी दादी ने उसे दिया था। 17 मनोवैज्ञानिक प्रहार। अचानक आर्यन को भ्रम, हेलुसिनेशन होने लगा। उसे दिखने लगा कि मीरा उसकी दुश्मन है। उसे लगा कि मीरा के हाथ में चाकू है और वो उसे मारने आ रही है। तांत्रिक उनकी मानसिकता के साथ खेल रहा था। आर्यन, रुक जाओ, ये सच नहीं है, मीरा चीखी, लेकिन आर्यन अपनी ही दुनिया में खो चुका था। उसने अपनी जेब से चाकू निकाल लिया। यह कहानी का वो मोड़ था जहां दो सबसे अच्छे दोस्त एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए थे। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मदद देता है और हमें अगली बेहतरीन कहानी लाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद।